जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में सीडीपी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे और इसके पिछले पार्ट तक हम लोग 275 प्रश्नों को देख चुके थे। अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के प्रश्नों को। और ये सभी जो प्रश्न हैं आपके प्राइमरी और जूनियर यानी दोनों ही लेवल की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। सिर पदाभिमुख अनुक्रम, केंद्र अपसारी अनुक्रम, उच्चतम अनुक्रम या फिर न्यूनतम अनुक्रम। तो शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर जो नीचे की दिशा में शारीरिक वृद्धि होती है उसको सिर पदाभिमुख अनुक्रम से जाना जाता है, यानी राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है? अनुत्क्रमणीयता होती है। यानी अनुत्क्रमणीयता का विकास कौन सी अवस्था में होता है? ऑप्शन है संवेदी प्रेरक, प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में जो अनुत्क्रमणीय होती है, यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, अनुत्क्रमणीयता यह प्राक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है, निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है? कल्पना, केंद्रीकरण, सजीव चिंतन या फिर वस्तु स्थैर्य। निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने सजीव चिंतन नाम दिया है। राइट आंसर जो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, बालकों के सर्वोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है? खेल का मैदान, समुदाय, प्रकृति जगत या फिर प्रयोगशाला। तो बालकों के सर्वोन्मुखी विकास के लिए जो उचित विद्यालय है वह है खेल का मैदान, यानी राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वंशक्रम, वातावरण, वंशक्रम एवं वातावरण दोनों या फिर शिक्षा। तो वंशक्रम एवं वातावरण जो है ये दोनों बालक के विकास के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ लगाएंगे। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से सही क्रम है? आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन या फिर समायोजन, आत्मीकरण, अनुकूलन। तो विकास की दृष्टि में जो सही क्रम है यहाँ पर आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन। यानी सबसे पहले आत्मीकरण होगा, फिर समायोजन होगा और उसमें अंत में होगा अनुकूलन, यानी राइट आंसर यहाँ पर हमारा ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन सी सही नहीं है? पूर्व ज्ञान, नए पदार्थ का आत्मीकरण, समायोजन या फिर साम्य धारणा। तो यहाँ पर जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से जो है पूर्व ज्ञान यह एक नहीं है, यानी राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मैडम मांटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? संवेगों के संशोधन पर, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, बच्चों को पूर्ण सहायता देने पर या फिर विद्यालय को घर का विकल्प बनाने पर। तो यहाँ पर मैडम क्यूरी जो है, मैडम मांटेसरी ने, इनको मारिया मांटेसरी के नाम से जानते हैं, इन्होंने जो है अधिगम के परिवेश में सर्वाधिक बल जो है ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर दिया है, यानी राइट आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष। तो 0 से 2 वर्ष जो जन्म से 2 वर्ष होता है संवेदी गामक होता है, यह हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। और ये जो है 11 से 15 होता है या 18, यह जो है अमूर्त या औपचारिक अवस्था होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा 7 से 11, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी बालक के मानसिक रूप से
अस्वस्थ होने का कारण है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या फिर उपरोक्त सभी। तो किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण परिवार और वातावरण भी हो सकता है, कक्षा का वातावरण भी हो सकता है, पास पड़ोस का भी वातावरण हो सकता है। यानी यहाँ पर जो है ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी विकल्प सही है, इसके कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली या फिर लिखित परीक्षा। तो छात्र के प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का जो यथोचित रूप है वह अवलोकन है, यानी राइट आंसर यहाँ पर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, रमेश और अंकित की समान बुद्धिलब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु होगी। तो मेंटल एज यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न में। अगर बुद्धिलब्धि समान है तो उन लोगों की जो है अंकित आयु यहाँ पर पूछा गया है 2 वर्ष छोटा है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी, यानी उन दोनों की जो आयु होगी बराबर होगी, यानी 12 वर्ष यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, जो हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने की परिघटना में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक व्यवस्था, प्रेरक या फिर शिक्षक। तो सीखने की परिघटना में कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता होना चाहिए, उसके अंदर प्रेरक होना चाहिए, आंतरिक व्यवस्था भी होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर शिक्षक घटक आवश्यक घटक नहीं है, यानी राइट आंसर यहाँ पर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, वाद अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट अनुबंधन सिद्धांत या फिर सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा सिद्धांत दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है, यानी यह जो है ऑपरेंट अनुबंधन सिद्धांत के फलस्वरूप किया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम राइट आंसर लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? ऑप्शन सी के साथ लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? जीन, पर्यावरण, आनुवंशिकता या फिर होम्योस्टैसिस। तो जो माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण होते हैं उनको जो है हम आनुवंशिकता कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हम सी के साथ लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? नियम प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, स्पीयरमैन के द्विखंड का सिद्धांत या फिर बर्नौन का पदानुक्रम का सिद्धांत। तो स्पीयरमैन का जो द्विखंड का सिद्धांत है वह एक सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि, इनको जो है इसका समर्थन करता है, यानी राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यक्ति अस्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या फिर इन सभी के साथ। तो व्यक्तित्व जो है समायोजन पर्यावरण के साथ भी है, जीवन के साथ भी है और प्रकृति के साथ, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था में। तो शर्म और गर्व जैसी जो भावना होती है वह बाल्यावस्था में होती है, राइट आंसर यहाँ पर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया,
या फिर अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सी विशेषता नहीं है शैशवावस्था की, तो चिंतन प्रक्रिया यह जो है किशोरावस्था में होती है, यानी राइट आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यह बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है दायित्व, ईमानदारी, सहभागिता या फिर आज्ञाकारिता। तो यहाँ पर विद्यार्थी के बारे में प्रश्न पूछा गया था कि विद्यार्थी के अंदर क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी जो विशेषता होनी चाहिए महत्वपूर्ण, वो आज्ञाकारिता होनी चाहिए, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे और अपने गुरु की आज्ञा का भी पालन करे, यानी गुरु जो है और माता पिता उन्हें अच्छी सलाह देते हैं, अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, तो उनका वह जो है पालन करें। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राप्त बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था। तो किशोरावस्था में जो है बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास शुरू होता है बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या फिर पूर्व बाल्यावस्था से। तो यह जो है प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू हो जाता है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे के अधिगम के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है, प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या फिर स्कीमा। तो पियाजे से यह प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर जो है जब पियाजे से प्रश्न पूछा गया है तो उनके संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, तो संशोधित किया जाता है तो जो है क्या कहलाती है, समावेशन कहलाती है, राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। स्कीमा से भी प्रश्न पियाजे का पूछा जाता है और परीक्षा में पूछा भी गया है पहले। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कड़ा, नैतिक यथार्थवाद या फिर नैतिक दुविधा। यहाँ पर जो है नैतिक तर्कड़ा का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने, यानी राइट आंसर यहाँ पर जाएगा नैतिक तर्कड़ा ऑप्शन बी के साथ। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने के सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किसमें भी सहायता करते, दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल्य द्वंद्वता या फिर आक्रामकता। तो ये सभी नकारात्मक है, दुश्चिंता भी नकारात्मक है, हम लोग इसको क्रॉस करेंगे। यह जो है समाजीकरण में भी सहायता करती है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आप सभी को हम बता दें कि KVS के मॉडल पेपर जो है हम आपके लिए अपने चैनल पर लेकर आ रहे हैं, KVS PRT। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।